हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब फैमिली पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। आप सभी हैं बिफोर यूपीएससी पे और हम लोग कर रहे हैं केबीसी फॉर्मेट की एक बेहतरीन क्विज, जिसमें 10 से 15 सवाल आपको हर बार हर अंक में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से स्टूडेंट की डिमांड थी कि वो सब्जेक्ट वाइज इसको करना चाहते हैं। पिछले अंक में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को किए थे। आज के इस अंक में हम एनवायरमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का काम करेंगे और आने वाले एग्जाम में आप जो भी इस तरह के सवाल आएंगे उसको आप निश्चित रूप से ही कर पाएंगे। तो आपको ज़रूरत है बस थोड़े से संयम के साथ इस पूरे अंक को करने की, अपने प्रयास को, अपने जवाब को ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में दर्ज करने की, और सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों तक शेयर करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने अरावली के विवाद के पूरे कारणों के साथ, उसकी क्रोनोलॉजी के साथ ही एक वीडियो डाली है, आप उसको भी जरूर देखें। फिलहाल इस पे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पहले सवाल को देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का हिस्सा नहीं है या पारिस्थितिकी का हिस्सा है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम होता क्या है या इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी ना एक तरह का संबंध है। जैसे आपके संबंध आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोसी के साथ रहता है। कभी कभी आपके संबंध आप देखोगे कि आपके माता पिता के साथ साथ तो कुछ ऐसी चीज़ों से भी हो जाता है जो जीवित है नहीं। जैसे आपका घर, आपके घर से आपका लगाव होगा। आपकी किताबें, अगर आप किताब प्रेमी हैं, आपकी किताबें, आपके पेट एनिमल्स, पालतू जानवर, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी हो। तो ये सब के साथ साथ आपको अपना गांव भी प्यारा होगा, आपके अपने शहर भी प्यारे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि इंसान जब जन्म लेता है ना, तो वो सिर्फ अपनी माँ की गंध को पहचानता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आसपास के पूरे पर्यावरण के साथ जुड़ जाता है। यही है आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या बोलता है कि इकोलॉजी ना एक तरह का रिलेशनशिप है, एक तरह का संबंध है जो किसी भी जैविक जीव का, यानी कोई भी जीव का संबंध दिखाता है उसके दूसरे जीवों के साथ, साथ ही साथ उसके आसपास के भौतिक संसाधन के साथ। जस्ट लाइक अगर मैं हूँ तो मेरा संबंध जो है, मेरे अलावा जो जैविक लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली हो गए, मेरे दोस्त हो गए, आप लोग हो गए, तो उनके साथ मेरा संबंध, साथ ही साथ जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें जिसमें जैसे मेरे ये लैपटॉप्स, हमारी किताबें, हमारी बाइक, पुस्तकें, घर, जो भी है, इन सब के साथ आपका जो लगाव है वो आपका इकोलॉजी में आता है। तो आपके ऑप्शन है कि इकोलॉजी में कौन सा हिस्सा आता है, कौन सा इकोलॉजी का अंग है। तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्लांट्स, पौधे, एनिमल यानी जानवर, जंतु, वाटर यानी जल, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगर आप कंसेप्ट समझ चुके हो तो ये सवाल काफ़ी आसान हो चुका है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि किसी भी जीव का संबंध, किसी भी जीव का बाकी दूसरों के साथ संबंध, तो आपके आसपास के पेड़ पौधे के साथ कैसा संबंध है। क्योंकि आपको कोई ना कोई फूल पसंद होगा, कोई ना कोई फल पसंद होगा, यानी आप अपने पेड़ों के साथ भी अन्योन्य आश्रय से क्रिया कर रहे हो। एनिमल, आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हो, आपके किसी पालतू जानवर के साथ आपके लगाव है, तो ये सब भी आपके एनिमल्स ही हैं। वाटर, चूँकि जल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे विकास के लिए, और जल के साथ भी जल, भूमि, वायु, धरती, आकाश, इन सब के साथ, सूरज की रोशनी, इन सब के साथ ही हमारा अन्योन्याश्रय संबंध होता है। हमारे जीवन में इनका महत्व होता है, इसीलिए इकोलॉजी के ये सभी पार्ट्स हैं। तो याद रखोगे, इकोलॉजी में दोनों तरह के पार्ट आएंगे। एक तो आपके बायोटिक, ठीक है, बायोटिक वाले पार्ट आएंगे, जैविक आपके कारक आएंगे, और दूसरा ए बायोटिक जिसमें आपका ये सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो भी है, जल, वायु, हवा, रोशनी, ये सब आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये विषय थोड़ा सा अलग है दोस्तों, तो समझने में समय लग सकता है, लेकिन आपको इसको करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार तो करना ही पड़ेगा। और यकीन मानो कि अगर आप 2 बार करके जाते हो, 2 बार करके जाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस तो जरूर कर पाओगे इस पूरे के पूरे क्विज से।
दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इकोसिस्टम क्या है। अभी आपने जो किया वो था इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी तो पूरा का पूरा वो संबंध है। अब बोलता है ये इकोसिस्टम, जैसे हमारा शरीर एक पूरा का पूरा बॉडी है, लेकिन हमारे बॉडी में भी अलग अलग तरह का सिस्टम है। वैसे ही यहाँ पर बोला कि इस पूरे इकोलॉजी में इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करेंगे, इको तंत्र को कैसे प्रभावित करेंगे, परिभाषित करेंगे, ये बताना है। क्या वो इकोसिस्टम जो है वो इस बायोलॉजी यानी इको बायोस्फीयर का, जैव तंत्र का, क्या वो क्रिया संरचनात्मक इकाई है। यानी अगर बायोस्फीयर ये है तो क्या ये छोटे छोटे इकोसिस्टम से बना है, यानी इसका निर्माण इकोसिस्टम से हुआ है। क्या बायोस्फीयर की क्रियात्मक इकाई इकोसिस्टम है, यानी जो भी बायोस्फीयर में काम होगा क्या अल्टीमेटली वो सारे काम इकोसिस्टम में ही होंगे, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। इसको आप ऐसे समझो कि हमारा बॉडी तो है, लेकिन हमारे बॉडी में भी क्या है, इसका निर्माण किससे हुआ है, सेल से। तो सेल हमारा क्रियात्मक इकाई है और सेल ही हमारी संरचनात्मक इकाई है, कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के जुड़ने से ही हुआ है, और हमारे शरीर में जो भी काम होते हैं वो अल्टीमेटली कोशिकाओं में ही होते हैं, चाहे वो श्वसन का काम हो, चाहे वो पोषण का काम हो, चाहे वो विखंडन का काम हो, प्रजनन का काम हो, सब के सब काम होंगे कोशिकाओं में ही होते हैं। तो उसी ढंग से आप इसको भी समझने का प्रयास करोगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो सही जवाब है दोस्तों वहाँ पर है 2। जो इकोसिस्टम है, इको तंत्र जो है वो वास्तव में इस जैव मंडल की इन इकाई है, आपकी संरचनात्मक इकाई है, साथ ही साथ क्रियात्मक इकाई भी है। तो याद रखिए कि पूरे जैव मंडल का निर्माण, पूरे जैव मंडल का निर्माण आपका इकोसिस्टम से ही हुआ है, और पूरे जैव मंडल में जो क्रियाएं होती है, जो अल्टीमेटली सारे काम हैं, वो भी इकोसिस्टम के स्तर पे ही होंगे। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि कल के अरावली वाले वीडियो में हमने पूरा का पूरा अरावली के विवाद को समझाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। अरावली माउंटेन इज अ टाइप ऑफ, अरावली किस प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार का पहाड़ है, आपको ये बताना है, ठीक है। सेडिमेंट्री माउंटेन की मतलब बहुत सारे अवसाद जमा होते गए और फाइनली वो पर्वत का रूप ले लिया, उसको बोलते हैं तलछटी पर्वत या सेडिमेंट्री, कि अवसादों के जमा होने के कारण बहुत सारा वहाँ पर कूड़ा कचरा जमा होते गया और उसके कारण यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरा वोल्केनिक माउंटेन, कि संभवतः ऐसा है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके कारण लावा निकला जो ठंडा होकर के आपका इस पर्वत का निर्माण किया है। तीसरा है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन क्या बोलते हैं दोस्तों, कि मान लो ये एक धरती की प्लेट है, दूसरा प्लेट यहाँ से ऐसे है, तो मान के चलो कि इन दोनों प्लेट के बीच में, ये बीच वाली प्लेट को इसने धंसा दिया और उसके कारण ये दोनों प्लेट ऊपर की तरफ निकल गई, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। यानी 2-3 प्लेटें, धरती की 2-3 प्लेटें आपस में टकराई और जिसके कारण क्या हुआ कि बीच वाली प्लेट जो है ना वो अंदर की तरफ धंस गई, जिसके कारण बाकी 2 प्लेटों की ऊंचाई बढ़ जाती है और उसी को बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। और लास्ट ऑप्शन है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है दोस्तों, कि मान लो 2 प्लेटें हैं, वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर एक दूसरे से क्षैतिज रूप से टकरा रही है, और टकराने के कारण क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रही है। ओवरलैप कर जाने के कारण कि जो आपका छोटी वाली है वो ऊपर की तरफ चली गई और भारी वाली नीचे की तरफ चली गई, जिसके कारण ये हिस्सा जो है उड़ गया, और इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत, मुड़ा हुआ पर्वत। तो आपको बताना है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। बहुत ही पुराना पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखोगे कि आपका जो अरावली है वो फोल्ड माउंटेन है। हिमालय भी आप याद रखोगे कि हिमालय भी एक तरह का क्या है, हिमालय भी बलित पर्वत है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। दक्षिण भारत में जो भी आपको पर्वत देखने को मिलेंगे वो सब क्या है, जैसे आपका पश्चिम घाट अगर पूछ दे कि बताइए पश्चिम घाट क्या है, तो पश्चिम घाट आपका याद रखोगे कि ये भी आपका वोल्केनिक रॉक माउंटेन है, आपका ज्वालामुखी वाला है। हालांकि बहुत समय से वो ज्वालामुखी क्षेत्र शांत है। ये एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण, हमें लगता है कि ये मैथ की तरह है। अगर आप मैथ समझ जाते हो तो आपको बनाने में इंटरेस्ट आता है, नहीं समझते हो तो थोड़ा सा ही आपको दिमाग पे जोर डालता है।
सेम ऐसे ही मुझे लगता है कि पर्यावरण भी है। तो अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ, मैं आपको एकदम बिल्कुल विस्तार से इसको समझा पाऊँ। फिलहाल इस सवाल पे रहेंगे कि इकोटोन्स क्या है। ये सवाल बहुत बार आता है दोस्तों, तो इसको आप मार्क करोगे वीबीआई में कि इकोटोन्स क्या है। जंक्शन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, कि मतलब एक से ज़्यादा इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे। अब इकोसिस्टम हमने क्या बताया था, जैसे मान के चलो कि तालाब है, तो पूरा तालाब एक इकोसिस्टम है। उसके आसपास मान लो एक पूरा गांव बसा हुआ है, तो वो गांव एक अलग इकोसिस्टम है। उसके अलावा मान के चलो कि वहाँ पर एक पूरी नदी बह रही है, तो उस नदी एक अलग इकोसिस्टम है। तो ये हो गया इकोसिस्टम। इकोटोन्स क्या है, तो बोल रहा है कि द जंक्शन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, यानी वो जगह जहाँ पर दो इकोसिस्टम आपस से मिलते हो। दूसरा ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ इकोसिस्टम, कि जहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई इकोसिस्टम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल वीरान है, निर्जीव है, जस्ट लाइक अंटार्कटिका। और तीसरा ऑप्शन है आपका पॉपुलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा कि जैसे सिर्फ इंसानों की आबादी को अगर हम काउंट कर रहे हैं, कि मान लो किसी जगह पे सिर्फ इंसान की आबादी को काउंट करेंगे, तो क्या वो है, और ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। तो इकोटोन्स क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम का जंक्शन है। एब्सेंस ऑफ इकोसिस्टम है कि वहाँ पर कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। क्या एक तरह की प्रजाति की गिनती है, और क्या सिर्फ एक जीव की बात कर रहा है। तो इकोटोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखोगे, वो जगह जहाँ पर दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं इकोटोन्स। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मान के चलो कि एक आपका पर्वत श्रृंखला है, जस्ट मान लो, हाँ, एक आपका पूरा पर्वत है, ऐसे मान लो हिमालय है, और ये उसके तलछटी क्षेत्र है, घास के मैदान है। तो घास के मैदान में मान लो शेर, बाघ और बाकी ऐसे स्थलीय जीव रहेंगे। पहाड़ों पे आपको चीता, लोमड़ी, हॉक डियर, ठीक है, इस तरह के बंदर, ऐसे जीव देखने को मिलेंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये इस वाले को बोलते हैं इकोटोन्स, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे। एक तरफ क्या था, घास का मैदान था, दूसरी तरफ क्या था, पर्वत था। तो पर्वत का अपना एक इकोसिस्टम है, घास के मैदान का अपना एक इकोसिस्टम है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा था, जहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोटोन्स। और इसीलिए आपसे सवाल यही बनता है कि इकोटोन्स है क्या, तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का मिलन। एक चीज़ और याद रखोगे कि पूछता है कि इकोटोन्स में प्रजाति क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। तो याद रखना कि इधर वाला जीव भी यहाँ पर दिखेगा, पर्वत वाले जीव भी यहाँ पर दिखेंगे। तो इकोटोन्स वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मतलब जैव विविधताएं देखने को मिलेंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अलग अलग तरह की जीव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं। सेशन थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन आपके समझ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही वो सेशन है जो आपको एज दिलाएगा। चलिए, अब यहाँ से आपको सवाल अपेक्षाकृत थोड़े हल्के मिलेंगे। सवाल ये है कि लायन, शेर जो है, वो किस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, कौन सा इकोसिस्टम। अभी हमने आपको समझा दिया कि जैसे घास का मैदान है वो एक अलग इकोसिस्टम है, घने जंगल है वो एक अलग इकोसिस्टम है, तालाब एक अलग इकोसिस्टम है, उसका अपना एक सिस्टम चलेगा। और मान के चलो गांव जो है वो एक अलग इकोसिस्टम है, समुद्र का एक अलग इकोसिस्टम है। यानी जो भी इकाइयां हैं वो एक सिस्टम के रूप में काम करती है। तो आपको बताना है कि शेर जो है ना वो कौन सा इकोसिस्टम का हिस्सा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान का हिस्सा है, मैनग्रोव यानी दलदली क्षेत्र का हिस्सा है, और माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि शेर जो है, ध्यान से आप देखोगे यहाँ शेर की बात हो रही है, बाघ की नहीं, ठीक है। हर जीव का अलग अलग आपको हो सकता है। तो शेर जो है वो किस इकोसिस्टम का हिस्सा है, आपका घने वन का है, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान का है, मैंग्रोव यानी दलदली क्षेत्र का है, और या खारे पानी का है, या माउंटेन यानी पर्वत का है। चलिए सवाल को आंसर की तरफ चलते हैं। सेशन को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ इसको पहुंचाओगे।
इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। आप बोलोगे कि सर शेर तो जंगल का राजा होता है, ये बात सही है, शेर जंगल का राजा है, बट आप कभी भी किसी भी डिस्कवरी या कहीं भी आप देख लो, आपको शेर घने वन में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि शेर जो है ना, ये सब क्या है, ग्रासलैंड एनिमल है, ये झाड़ियों में छिपते हैं और झाड़ियों वाले एरिया में ही अपना शिकार करते हैं। तो आप याद रखोगे कि अगर बंदर पूछ दे कि बंदर किधर गया, तो बंदर आपका वन परिस्थिति का है, क्योंकि उसको ऊंचे ऊंचे पेड़ चाहिए, ठीक है। लंगूर वन का है, लेकिन चीता चीता हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है, ये सब तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं, आपको ये घास के मैदान में ही ज़्यादातर दिखेंगे। फिर आपको जेब्रा हो गया, ये सब आपके ग्रासलैंड है। मैनग्रोव वाले में क्या आएगा, तो मैनग्रोव वाले में कछुआ आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के घड़ियाल आ जाएंगे, घड़ियाल चूंकि वो दोनों एरिया में रह सकते हैं। मैनग्रोव इन सेंस कहने का मतलब है वो क्षेत्र जो दलदल है, यानी जहाँ पे आपको आसपास में पानी भी है और जहाँ पे आसपास में स्थल भी है, तो जो दोनों में रहने, जैसे मेढक, कछुआ, घड़ियाल, ये सब मैनग्रोव वाले में। और पर्वतीय वाले में तो अभी हमने बताया ही कि आपका हॉक डियर हो गया, फिर आपके बहुत सारे अलग अलग और भी जीव हैं वो देखने को मिलेंगे। चलिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा भी है, बहुत हल्का भी है। टुंड्रा फॉरेस्ट इज मेनली फाउंड एट, टुंड्रा वन जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। मैंने ऐसे सवाल बहुत बार आप लोगों को करवाए भी है, ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सको, दिमाग में इसकी छवि बन जाए। तो बोलता है कि पृथ्वी के सबसे पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे टुंड्रा वन, सबसे पश्चिमी क्षेत्र में मिलेंगे, सबसे उत्तरी क्षेत्र में मिलेंगे और सबसे दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगे। अगर आपको पता है कि टुंड्रा वन होता क्या है, तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो फिर आप तुक्का लगाते रहोगे। थोड़ा सा इसको आप समझना पड़ेगा कि टुंड्रा वन की खासियत क्या है। टुंड्रा वन के बारे में याद रखना कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिलेगी, ठीक है। पेड़ के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नुकीले होंगे, शंक्वाकार होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको इग्लू देखने को मिलेगा, इग्लू। तो आपको बताना है कि ये और टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री या उससे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पेड़ की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको रहेगी क्योंकि सूरज की रोशनी इसको चाहिए, तो सूरज की रोशनी को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। अंदर से ये आपके बहुत ही मजबूत होते हैं। चलिए, टुंड्रा वन बताना है आपको किस क्षेत्र में मिलेगा। आपके आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जो है वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका टुंड्रा वन। धरती पे आप देखोगे कि जो बीच में है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, इससे ऊपर आप जाते हो तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जाते हो तो दक्षिणी गोलार्ध शुरू होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को छोड़ दो और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो और कुछ हिस्सा यहाँ पर अफ्रीका को छोड़ दो, तो आपका पूरा का पूरा हिस्सा पानी है, ठीक है। यहाँ पर एक महाद्वीप देखने को मिलता है अंटार्कटिका, जो पूरा का पूरा निर्जन है। तो यहाँ पर संभवतः आपको कोई ना जीव देखने को मिलता है, ना यहाँ पर आपको कोई वन देखने को मिलता है, तो ये हिस्सा तो कैंसिल हो गया। और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि और कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपको मतलब बर्फ़ की मोटी चादर देखने को मिलेगी। तो एशिया वाले में देख लो कि एशिया वाले में जो हिमालय का एरिया है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में, जो आपका डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे वाला एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ग्रीनलैंड वाले एरिया, कनाडा वाले में भी। तो आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा वन। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चलोगे कि टैगा वन कहाँ पे देखने को मिलेगा। टुंड्रा टैगा लगभग एक तरह के ही हैं, लेकिन टुंड्रा ज़्यादा बर्फीले क्षेत्र में होगा, टैगा उससे कम वाले में। चलो मैं बता ही देता हूँ कि टुंड्रा जो सबसे ठंडा एरिया उसमें टुंड्रा मिलेगा, उसके बाद वाला जो एरिया है उत्तरी गोलार्ध का यानी बर्फीला, उसमें आपको देखने को मिलेगा टैगा। ये याद रखना। अलग अलग तरह के वन क्षेत्र हैं, शुष्क वन, टुंड्रा वन, टैगा वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ये सब मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हल्का है। तो मैंने बोला था सब्र का फल मीठा होगा। पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे तो थोड़े से आपको अटपटे लग रहे होंगे। यहाँ पर बोला कौन सा वर्षा वन नहीं है, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब है कि वैसे वन जिसमें लगभग हर दिन वर्षा हो जाती है। और ये आपको जहाँ तक आपको अगर पृथ्वी की नॉलेज होगी
तो कौन सा पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग हर दिन बारिश होती है? ठीक है, आपको पता है 3 रेखाएं हैं, 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। तो आपको बताना कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होगा। तो सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पे, और इसके कारण से बाष्पोत्सर्जन की सबसे ज़्यादा प्रक्रिया भी यही होगी, सबसे ज़्यादा भाप भी यही बनेगा। उसके कारण ही देखोगे कि विषुवत रेखा के आसपास में क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी आपको देखने को मिलेगा, और हर दिन लगभग दोपहर के बाद बोला जाता है कि यहाँ पर वर्षा हो जाता है। और इसके कारण जो यहाँ पर वन उत्पन्न होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्षा वन। थोड़ा सा वर्षा वन की खासियत देखोगे, इसको आप सदाबहार वन भी बोलते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, सूरज की रोशनी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, धरती में मिट्टी तो है ही, तो यहाँ के जो पेड़ होंगे उसके पत्ते आपको चौड़े चौड़े मिलेंगे। ये हमेशा हरे भरे रहेंगे, इनके पत्ते कभी भी एक साथ नहीं गिरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको घने वन देखने को मिलेंगे, झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी हरी भरी, और इसके साथ साथ इस वन में आपको जो है सबसे ज़्यादा विषैले जीव देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सदाबहार वन की खासियत है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सदाबहार वन नहीं है। नॉट की बात कर रहा है, अमेजॉन वर्षा वन यानी आपका अमेजॉन वन, कॉन्गो वन, डेंट्री वन और सवाना वन। अमेजॉन वर्षा वन, कॉन्गो क्षेत्र, डेंट्री क्षेत्र और सवाना क्षेत्र। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, सेशन को शेयर जरूर करते चलेंगे। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लो, सवाना। ये आपका वर्षा वन नहीं है। आपके वर्षा वन कौन कौन है? तो अमेजॉन, आप देखोगे ये जो आपका लैटिन अमेरिका वाला हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका वाला जो हिस्सा है, तो उसमें इस वाले क्षेत्र में ब्राज़ील वाले पूरे एरिया में देखने को मिलेगा ये वर्षा वन अमेजॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है दोस्तों। लगभग इसको बोलता है कि पूरे धरती के 20% ऑक्सीजन को अकेले यही साफ करके देता है। अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्गो। ये भी पूछता है कि कौन सा वर्षा वन कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, जिसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। कॉन्गो वर्षा वन आपको मिलेगा अफ्रीका वाले क्षेत्र में, ये भी याद रखोगे। डेंट्री, इसके बारे में मैं बता दूं सवाल उतने बने नहीं हैं, बट हाँ बन सकते हैं। डेंट्री दुनिया का सबसे पुराना, ये सबसे पुराना वर्षा वन है, ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट है ये, और ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखोगे डेंट्री कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। और सवाना कहाँ है दोस्तों? तो सवाना अफ्रीका में ही है, लेकिन ये वर्षा वन नहीं है, ये आपका जो शीतोष्ण वन की कैटेगरी में आता है। शीतोष्ण वन यहाँ पर आपको धूप और छाँव, ठंड और गर्मी लगभग दोनों अच्छी खासी दिखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका अगला सवाल है ये। अब बहुत ही फैक्चुअल सवाल आपके साथ आ रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में या किस राज्य में पाए जाते हैं। ये तो हमेशा पूछा जाता है, तो ये सवाल मतलब याद रखना ही रखना है आपको कि कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। एरिया वाइज भी याद रखोगे, क्षेत्रफल में भी, परसेंटेज वाइज भी याद रखना है। ठीक है, बिहार के केस में अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक अलग से बिहार स्पेशल लाऊंगा, जिसमें आपको ये भी याद रखना कि घने वन कितने हैं, कहाँ ज़्यादा है, खुले वन कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वन दो तरह के हैं, घने, मध्यम और खुले। ठीक है, तो ये वन है। इसके अलावा जो वृक्ष का भी आवरण है उसको भी वन की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिलहाल सवाल ये है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वन देखने को मिल रहा है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है मिजोरम। चलिए सवाल को जल्दी से करेंगे और कमेंट सेक्शन में जवाब देते। आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देखोगे तो बोलता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलेंगे एरिया वाइज। याद रखोगे, क्षेत्रफल के हिसाब से बोलेगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर आपको यही अगर बोल दे कि परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा, तो याद रखोगे राज्यों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मिजोरम में। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टेट की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा जंगल पूछ दे, सीधा सीधा पूछते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है,
ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी इसने शामिल कर दिया तो याद रखोगे उस परिस्थिति में हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, इसमें 91% क्षेत्र में जंगल है, जबकि आपका जो मिजोरम है ये आपका 91 सॉरी ये 94 है, ये 91.3 के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी आपका आ जाएगा। लेकिन एरिया वाइज पूछे, क्षेत्रफल वाइज पूछे तो आप याद रखोगे मध्य प्रदेश सही जवाब है। अब आपके अच्छे वाले सवाल आएंगे कि व्हाट इज द IUCN स्टेटस। IUCN तो जान ही रहे, तो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये वो एक संस्था है जो जीव जंतुओं के संरक्षण का काम करती है, और इसके द्वारा आपकी रेड डाटा बुक का संधारण किया जाता है, जिसमें धरती के अलग अलग पेड़ पौधे और जानवरों की एक लिस्टिंग की जाती है कि कौन किस कैटेगरी में है, कौन लिस्ट कंसर्न है, जिसके बारे में कम सोचने की जरूरत है, कौन विलुप्त होने के कगार पे है, कौन ज़्यादा खतरे में है, कौन उससे भी ज़्यादा खतरे में है, कौन लगभग विलुप्त होने वाला है और कौन विलुप्त हो चुका है। ये अलग अलग कैटेगरी है। तो आपको बताना कि जो बंगाल टाइगर है, जिसको आप रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं, तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये आपका रॉयल बंगाल जिसके संरक्षण के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया था। कमेंट में ये भी बताओ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चला है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दोनों बताओगे कमेंट में कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल बंगाल टाइगर की IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर यानी संकटग्रस्त, वल्नरेबल यानी लुप्त प्राय, क्रिटिकल एंडेंजर यानी गंभीर लुप्त प्राय, और लिस्ट कंसर्न यानी कम चिंता वाले। इसके आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंडेंजर्ड है ये आपका संकटग्रस्त है, इसीलिए देखो हमने 1973 में, चलो एक तो मैंने बता दिया कि 1973 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत हम लोगों ने बाघ संरक्षित क्षेत्र किया था, और सबसे पहला जो ऐसा बना था प्रोटेक्टेड एरिया बना, नेशनल पार्क, जिसको आज के समय में हम बोलते हैं नेशनल पार्क, या इसको हम एक और नाम देते हैं टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बना था वो था आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, याद रखोगे जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, वो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहला आपका बाघ क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र बना था। बिहार में कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होगा बिहार में अभी के टाइम में एक है जो कि पश्चिम चंपारण में है, जिसको बोलते हैं VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहाँ पर लगभग 51 के आसपास बाघों की संख्या देखी गई है। बाघों की गणना हर 4 साल पे होती है, ये याद रखोगे। और इसको करने का, ये गिनती कौन करता है दोस्तों, तो इसको करने का काम करता है NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पूरे दुनिया में लगभग 17 ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको बाघ की आबादी देखने को मिलती है, मात्र 17 ऐसे देश हैं जहाँ पर बाघ देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर वो एशिया में ही है। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि दूसरा टाइगर रिजर्व जो बिहार में है वो कहाँ पर अभी घोषित हो चुका है। चलो मैं बता ही देता हूँ, फालतू का आप परेशान होगे। कैमूर, याद रखोगे, कैमूर में आपकी NTCA ने घोषणा कर दी है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो याद रखोगे कि अभी के टाइम में बिहार में कितने थे, एक था पश्चिम चंपारण में VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में आपके 8th क्लास में पढ़ना भी था, और सेकंड है आपका कैमूर टाइगर रिजर्व, जिसकी घोषणा अभी अभी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व सही सुमेलित नहीं है। आपको अभी पता होना चाहिए कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये सब सवाल भी बनते हैं कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सब, तो ये सब याद रख के जाओगे एग्जाम में। ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना, 58। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है राज्यों के साथ, ये देखना है। माधव टाइगर रिजर्व जो कि MP में है, रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि MP में है, गुरु घासी टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, और धौलपुर करौली जो कि गुजरात में है। फिर से ऑप्शन सुन लो कि माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, गुरु घासी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़,
और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि गुजरात में है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे जाएंगे, सेशन को शेयर जरूर करते चलेंगे। आपका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैचिंग है वो गलत हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो धौलपुर करौली है ये नाम से ही पता चल रहा है धौलपुर, और धौलपुर जो है ये राजस्थान का हिस्सा है, यानी आपको धौलपुर करौली कौन सा राज्य में मिलेगा? ये आपको मिलेगा राजस्थान में। अब थोड़ा सा ये समझते जा रहा है कि अभी हमने बात किया कि 58 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो 58वां कौन है? माधव जो है ना, माधव, ये याद रखोगे, ये 58 नंबर पे है, यानी 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 57th कौन है? तो वो है रातापानी, ये भी मध्य प्रदेश में है। गुरु घासी आपका 56वां हो गया, और धौलपुर करौली ये आपका 55वां हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में आपने देखो कितने सारे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। माधव टाइगर रिजर्व जो कि सबसे नया वाला है दोस्तों, तो सवाल कई तरह से बन सकते हैं। सबसे नया वाला टाइगर रिजर्व भी पूछ सकता है, कहाँ है ये भी पूछ सकता है, उसका नाम भी पूछ सकता है। तो माधव है मध्य प्रदेश में, और ये 58वां है। रातापानी 57 नंबर पे है, इससे पहले बना था, ये भी मध्य प्रदेश में। गुरु घासी 1 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और धौलपुर करौली जो है ये आपका गुजरात में नहीं राजस्थान में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल रहा आपके लिए ये। सेशन को शेयर करते जाने में काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, चूँकि हम लोग वन जीवों को पढ़ रहे हैं, पर्यावरण को पढ़ रहे हैं, तो हमारे संविधान में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सी वो अनुच्छेद है जहाँ पर वन जीव और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि कौन सा हमारा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें यह बोला गया है कि हमें वन और वन प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A का जी। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करते जाएंगे। और ये सारे के सारे अनुच्छेद जो अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन में भी दिए हैं दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं दिए, चारों के चारों आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्टिकल 39A जो है ना, ये याद रखोगे, ये सेम वर्क सेम पे को है, कि अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो आपका, चलिए पहले आंसर को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो इसके सही जवाब हैं, बिल्कुल दो ऑप्शन आपके सही हैं, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51G। सबसे पहले इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 48 जो कि आपका नीति निर्देशक, याद रखोगे ये दोनों के दोनों कहाँ है, तो आपका जो DPSP है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों के नीति निर्देशक, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, तो संविधान के भाग 4 में देखने को मिलेगा। याद रखोगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 48A में बोला गया है कि सभी राज्यों का ये प्रयास रहेगा कि वो वन और वन जीवों की सुरक्षा के लिए उपाय करें, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 51A का जी में बोला गया है कि हम अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहें। और पर्यावरण की जैसे ही बात आ गई तो इसमें ना सिर्फ वन और वन्य जीव, इसके साथ साथ नदी, तालाब, भूमि, सभी कारकों की संरक्षण की बात की गई है। तो याद रखोगे अगर 51A ऑप्शन में नहीं रहता तो आप 48A के साथ जाओगे, अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। याद रखोगे अगर दोनों रहेगा तो बोथ का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों में ही पर्यावरण को बचाने की बात की गई है। स्पेशली अगर इस शब्द के हिसाब से चलें, वन और वन जीव की सुरक्षा, तो आपका ऑप्शन नंबर 48A ही सही है। लेकिन हमें यहाँ डिस्कस करना है कंसेप्ट को, तो याद रखोगे अनुच्छेद 51A के जी वाले में भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अब अनुच्छेद 39A क्या है, तो अनुच्छेद 39 है आपका समान काम के लिए समान वेतन। जैसे अगर आप 2 पर्सन को कहीं एक ही जैसा काम करवा रहे हो, ठीक है, तो आप उनको हर हालत में
उन दोनों को एक जैसे काम के लिए एक जैसा भुगतान करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि मान के चलो किसी खेत में आप काम करवा रहे हो, जो कि होता भी है आमतौर पे, कि एक पुरुष और एक महिला काम कर रही है और दोनों के द्वारा बराबर काम किए जा रहे हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों को ज़्यादा पे किया जाता है, महिलाओं को कम। कुछ क्षेत्रों में ये उल्टा भी है। जैसे अगर आप देखो कि होटल के रिसेप्शन पे, तो वहाँ पर उनको आकर्षक लोग चाहिए, तो ऐसे केसेस में वो महिलाओं को ज़्यादा पे करते हैं, पुरुषों को उससे अपेक्षा कम। तो यहाँ पर यही आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, जो बोलता है कि समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन आप याद रखोगे ये आपके डीपीएसपी में है, यानी अगर कोई राज्य या कोई व्यक्ति ये नहीं भी करता है तो आपके उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये उनके लिए एक आदर्श चीज़ है कि ऐसा करना चाहिए। अगर कोई ना भी करे तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अनुच्छेद 44 जो बोलता है कि चूँकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं और कानूनों की काफ़ी पेचीदगी है। जैसे हिंदुओं में देखो, विवाह के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, तलाक के लिए आपका हिंदू डिवोर्स एक्ट है, तो फिर संपत्ति के लिए हमारे यहाँ दाई भाग और जो बुक है उनका सहारा लेते हैं। इस्लाम वाले जो है उनका अपना पर्सनल लॉ चलता है। तो बोलता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी आती है, इसलिए आर्टिकल 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि हमारे यहाँ आना चाहिए सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत का कौन कौन सा राज्य है। वर्तमान में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो चलो मैं बता दूं, बहुत पहले से है गोवा। गोवा में बहुत पहले से है, चूँकि पुर्तगाली के अंतर्गत था, तो पुर्तगालियों के समय से ही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से चल रहा है। वहाँ पर किसी भी धार्मिक कानून की मान्यता नहीं मिलती। अभी हाल फिलहाल में एक और राज्य है हमारा जो जिसने सिविल कोड को अपने यहाँ लागू किया है। आपको बताना है कि कौन सा वो राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करता है। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हाँ, ये भी आपको समझना है कि आखिर हम लोग वन पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये वन और पर्यावरण संविधान की किस सूची में आता है। आपको पता है कि संविधान में कि जो 3 तरह की सूचियों की बात की गई है। एक है आपका संघ सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट। अच्छा, ये तीनों कहाँ से लिया गया है? तो तीनों लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद रखोगे। कभी कभी पूछ देता है कि संविधान में जो हमारी 3 सूचियाँ हैं, संघ, राज्य और केंद्र, ये कहाँ से लिया गया? तो हम ऑस्ट्रेलिया से इनको लिए हैं। अब तीनों का अलग अलग है। संघ सूची में जो विषय है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी कानून, राज्य सूची में जो विषय है उस पर सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर दोनों बनाएंगे। जैसे मैं बता दूं, शिक्षा, शिक्षा जो है वो किसमें है? समवर्ती में है, तभी तो आप देखते हो दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन आपको अगर देख लो तो लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन राज्य की है, तो जब तक राज्य डिमांड नहीं करेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तब तक केंद्र सरकार अपने मन से किसी भी राज्य में फोर्सेस नहीं भेज सकती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो लोक प्रशासन किस में आता है? आपका वो आता है राज्यों में। उसी ढंग से आपका जो कृषि क्षेत्र है वो भी राज्यों का विषय है, हालांकि अब उसको समवर्ती बनाने की बात की जा रही है। फिलहाल समझोगे कि जंगलों की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो है कौन से सूची का विषय है? तो देखोगे संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र समवर्ती सूची। चलो एक और काम देता हूँ, आपको ये बताना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती में कितने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो समवर्ती में बढ़ा है, सबसे ज़्यादा जो घटा है वो राज्यों में घटा है, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें राज्यों के पास थी। इनफैक्ट शिक्षा भी पहले राज्यों के पास थी, उसको हम लोगों ने राज्यों से छीन करके, अब छीना तो नहीं, मतलब बेहतरी के लिए हमने उसे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत ले आया था। चलिए इसके सही जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों, और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची, ये इसका सही जवाब होगा। याद रखोगे वन शिक्षा, ठीक है, वन शिक्षा, और इसके अलावा जो
व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, सॉरी मैं आपको एक यूनिफॉर्म वे में बताता हूँ। वन, शिक्षा, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो पहले राज्य सूची में था उसको समवर्ती में डाला गया है। इसके अलावा एक और जो बहुत सारा सवाल आता है कि अक्षर बताइए कि नदी जो है, नदी किस विषय का हिस्सा है। तो याद रखोगे नदी जो है ना वो राज्य का विषय है, लेकिन अगर कोई नदी एक से ज़्यादा राज्यों में बहती है तो फिर इसकी जो पूरा सिस्टम है वो चला जाता है कंकरेंट में। ठीक है, वो इनफैक्ट यूनियन में चला जाता है वो, कि उस पर कानून ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। लेकिन कब, अगर वो एक ही राज्य में बहती है। जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दूं कि बिहार वाले क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, तो बिहार वाले क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं जो अलग अलग जगह से आती है। जैसे नेपाल से देखो गंडक आ रही है, सोन आपके आती है मध्य प्रदेश से, फिर आपका इधर पुनपुन आती है, इस ढंग से फिर कर्मनासा आती है, गंगा आ रही है। तो जो आपकी वैसी नदियाँ जो एक से ज़्यादा राज्यों से होकर बहती है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो केंद्र का भी है। लेकिन ऐसी नदियाँ जो सिर्फ आपके ही राज्य में बहती है उस पर टोटली आपका अधिकार है। जैसे हमारे यहाँ देखो, एक और करंट अफेयर का सवाल मैं आपको बता ही दूँ, मतलब स्टैटिक का, कि हमारे बिहार में एक नदी है इसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बिहार में ही सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में ही वो गंगा में मिल जाती है। तो इस पे सोलली जो अधिकार है, इस पे जो कानून बनाने का पूरा पूरा जो अधिकार है वो बिहार सरकार का होगा। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो वन, शिक्षा, ये सब पहले राज्यों का हिस्सा था। वन को हमने 42वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखोगे, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, इसके तहत हमने जो है समवर्ती सूची में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी चूंकि अरावली विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, और वैसे भी पर्यावरण के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा सम्मेलन प्रयास चल रहे हैं, जिसमें हमने कोप 30 का भी बात किया था कि कोप 30 जो हमने पोस्ट में डाला है कि कहाँ हुआ है कोप 30, तो बेलम ब्राज़ील में हुआ था। कोप कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अलग अलग लोगों का सम्मेलन। तो हम लोगों ने जलवायु संरक्षण के लिए मीटिंग भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। तो आपको बताना है कि हमारे भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है। एक मंत्रालय है दोस्तों जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ठीक है, यही वो मंत्रालय है जो हमारे पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखता है और उससे जुड़े हुए कार्रवाई, उससे जुड़े हुए प्रयासों को करता है। आपके ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, जयंत चौधरी और वी सोमन्ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शन हैं, चारों के चारों ऑप्शन अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए जल्दी से आप बताएंगे कि इनमें से वो कौन से हैं चारों में से जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, जयंत चौधरी और वी सोमन्ना। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो आपका भूपेंद्र यादव जो है वो वर्तमान में आपके पर्यावरण मंत्री हैं, और यही भाई साहब का ये कहना था कि सिर्फ 1% अरावली जो है उस पर माइनिंग होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि 80% से ज़्यादा अरावली जो है वो आपका 100 मीटर से कम है। अरावली वाले वीडियो में आप पूरा डिटेल में देख लोगे, 100 मीटर से कम है, और 500 मीटर की दूरी वाले भी। तो उसमें एक अभी कानून आया है जिसमें बोला गया कि 100 मीटर से कम जो अरावली की चोटियाँ हैं उस पर खनन हो सकता है, और इसी को लेकर ये पूरा विवाद है। तो भूपेंद्र यादव चूँकि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी हैं, काफ़ी सम्मेलन भी इन्होंने अटेंड किया है, तो याद रखोगे। किरण रिजिजू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। जयंत चौधरी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट है, और वी सोमन्ना जो है ये आपके MSME के हैं। तो चारों का चारों नाम आप याद रखोगे कि मंत्री कौन किस क्षेत्र के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है, सोलर पार्क कहाँ है। इनफैक्ट मैं बता दूं ये सिर्फ भारत का ही नहीं,
ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। पूरे विश्व में इससे बड़ा सोलर पार्क नहीं होता। सोलर पार्क कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर प्लेटें लगाई गई हैं एक क्षेत्र में। ठीक है, आपका ऑप्शन है भाडला राजस्थान, रेवा मध्य प्रदेश, कुर्नूल तमिलनाडु और पावागादा कर्नाटक। फिर से समझेंगे, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जीवाश्म ईंधन से दूर हों। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? जो जीवों से प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, आपके प्राकृतिक गैस। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इससे दूर हों और ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएं, जिसमें हमारी पवन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इसका उपभोग करें। तो सोलर, चूँकि भारत में सूरज की रोशनी लगभग 300 दिन तक निर्बाध रूप से मिलती है, तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगाया गया? वाडला राजस्थान, रेवा मध्य प्रदेश, कुर्नूल तमिलनाडु और पावागाडा कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, सेशन को शेयर जरूर करना है। और आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है, सॉरी यहाँ पर बाई मिस्टेक ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसको आप कट कर लोगे। आपका सही जवाब है भाडला राजस्थान। भाडला राजस्थान जो है वो आपका सही जवाब है। यहाँ पर इन सब के बारे में ही मैं आपको बता दूँ कि भाडला राजस्थान में जो आपका सोलर पार्क है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, इंडिया का ही नहीं। इसकी खूबियाँ क्या है? तो क्षमता इसका आप देखोगे 2245 मेगावाट। मेगावाट कहने का मतलब है कि आप घर में देखो, घर में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खपत करते हो ना, मान के चलो 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, 1 KB। अब ऐसा ऐसा ही समझो कि 10 पर पावर 6 जो हुआ उसको बोलते हैं मेगा। तो यानी 1000 KB की बात हो रहा है। ठीक है, 1 लाख KB, 1 लाख KB इक्वल टू 1 मेगावाट। और जो आपकी ये जो वाडला वाला है, इसके पूरे साल में जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो है आपका 2245 मेगावाट। आप समझ सकते हो, लगभग 200 करोड़ किलोवाट के आसपास। खैर, उतना आपको नंबर में नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है, ठीक है, कि ये है कहाँ पे। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जो थार मरुस्थल है ना, उसके निकट एक जगह है जिसका नाम है पलोही। तो पलोही में ये मिलता है वाडला। फिलहाल आप नाम याद रखोगे, भाडला राजस्थान। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है आपका रीवा। सबसे ज़्यादा यहाँ रीवा में है आपका 2050 मेगावाट का। कुरनूल वाले में जो देखोगे, सॉरी यहाँ पे आपको पावागाडा में है 2050 मेगावाट, ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो रीवा वाला है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 750 मेगावाट। और फिर कुरनूल वाले में आप देखोगे तो 1000 मेगावाट है। बट इसकी दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको जो है पवन के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। फिलहाल आप ये याद रखोगे, वाडला राजस्थान। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? क्लीन द ओशियन, समुद्र को साफ रखें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को दूर करना है, टुगेदर वी कैन, एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक साथ हम कोई भी काम को संपन्न कर पाएंगे, सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखोगे 5 जून। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से जुड़े डेट हैं जिसमें आप 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, 22 मई और 5 जून, ये याद रखोगे। इसके अलावा बिहार के रिलेटेड में अगर देखो तो 9 अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलो, आपका ये होमवर्क रहा कि आप इन चारों डेट से जुड़ा हुआ चीज़ कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब करोगे। फिलहाल इस सवाल पे बने रहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, ये तो चलो मैंने बता ही दिया। आपके ऑप्शन है क्लीन द ओशियन यानी समुद्र को साफ रखें, ऑप्शन नंबर बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक के कचरे को दूर करना, टुगेदर वी कैन, एक साथ मिल करके हम काम को कर पाएंगे, और सेव द अर्थ यानी पृथ्वी को बचाना है। चलिए, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो यहाँ पर आपका सही जवाब है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि एक प्लास्टिक की चीज़ों को ख़त्म होने में लगभग बोलता है कि 10,000 साल से भी ज़्यादा लग रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्लास्टिक की चीज़ें ना गलती नहीं है,
सड़ती भी नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाती है और ये फिर अलग अलग माध्यमों से हमारे पास ही आती है। हम पॉलीथीन फेंक देते हैं, ये टुकड़े में बढ़ जाएगा और हमारे पानी में ग्राउंड वाटर जो है उसमें मिल जाता है और उसी कंटेमिनेटेड पानी को हम पीते हैं और फिर बीमार होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि आज का पानी स्वच्छ नहीं है। तो हमारी खुद की आदतें, हमारी खुद की लापरवाहियाँ ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग ना करें। बाज़ार जाएं तो अपने पॉकेट में एक छोटा सा थैला, नहीं तो हम तो कहते हैं कि एक पॉलीथीन, एक प्लास्टिक आप हमेशा अपने पास रखें, ताकि देखिए एक प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, आप उसको यूज़ किए, वापस उसको अपने अपने पॉकेट में रख रखा है पॉलीथीन को, दोबारा आप कहीं कोई सामान लेने जाओ उसी में ले लो, फिर आप उसको रखो। इससे क्या होगा कि प्लास्टिक उत्पादन बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर आप प्रयास करते जाओगे और आपके साथ साथ बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेके प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कर पाएंगे। फिलहाल आज के सेशन के लिए आई थिंक इतना ही है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपके कोई क्वेरी हैं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई और विचार हैं तो आप उसको कम्युनिटी सेक्शन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।